नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपकी स्वागत है। देश में वैश्विक हालत और तेज आयात को लेकर जारी चिंताओं के बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विपक्ष पर निशाना साधा है। शाहजहांपुर में सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि विपक्ष के पास नकारात्मक सोच के अलावा कुछ नहीं है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार हालत से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को आगाह किया है कि जो युद्ध चल रहा है उसके कारण तेल आयात प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बैठक करके लोगों को निर्देश दिया है कि सभी लोग इसमें सहयोग करें ताकि भविष्य में देश के सामने किसी प्रकार का संकट पैदा ना हो। और मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि सरकार हालत पर नज़र बनाए हुए है और जनता के सहयोग से सभी भी संभावित चुनौती का सामना किया जाएगा। विपक्ष के पास सिवाय नकारात्मक सोच के और कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को आगाह किया है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो अहम की लड़ाई चल रही है अमेरिका और ईरान, खास तौर से उसकी वजह से हमारा जो तेल का इंपोर्ट है वो प्रभावित हुआ। और आज प्रधानमंत्री जी की अपील के सम्मान में हमारे योगी जी ने भी बैठक करके लोगों को निर्देश भी दिया है और अपेक्षा की है कि सभी लोग इसमें इस प्रकार सहयोग करें ताकि देश के सामने भविष्य में किसी प्रकार की क्राइसिस न हो। दबाव आज भी बना हुआ है और हम समझते हैं कि सभी नागरिकों को प्रधानमंत्री जी की अपील का सम्मान करते हुए कम से कम तेल, सीएनजी और ख़ास तौर से खाने वाला तेल भी, और हर तरह से इस बात की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लोग भी अगर बचत करेंगे तो एक बहुत बड़ी बचत हो जाएगी। 140 करोड़ लोग हैं हमारे देश में और आज जो परिस्थिति पैदा हुई वो हमारी सरकार के वजह से पैदा नहीं हुई, मोदी जी की वजह से पैदा नहीं हुई। मोदी जी ने तो हमेशा कूटनीतिक तरीके से बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करने की बात कही, लेकिन अभी तक उसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भविष्य में किसी प्रकार का हमको और अधिक परेशानी झेलनी पड़े, इसलिए लोगों को आगाह किया है। और सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की अपील का सम्मान करते हुए अपने अपने ऊपर स्वयं इस बात के लिए अनुशासन लगाना चाहिए कि हम पेट्रोलियम पदार्थों की तथा खाने के तेल की भी जो कंजम्पशन है उसको हम कम करें। और इसमें नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। हमारा राष्ट्रीय दायित्व है कि हम उस तेल को बचाएं, खाने के तेल को बचाएं। जिस चीज़ों से हम बाहर से जो चीज़ मंगाते हैं उसके ऊपर हमारी बाहर वालों के ऊपर निर्भरता हमारी कम से कम हो, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता का नारा दिया कि हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हों ताकि कोई भी परिस्थिति अगर दुनिया में पैदा हो तो उससे हिंदुस्तान प्रभावित न हो। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर बसपा और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। सिलीगुड़ी में बसपा विधायक शंकर घोष ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज स्थापित किया जाएगा और जांच विभागीय प्रतिक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेगी। शंकर घोष ने कहा है कि हम पश्चिम बंगाल में कानून का राज स्थापित करेंगे, देखते हैं कि जांच में क्या सामने आता है और उसके बाद कानून अपना काम करेगा। विभागीय प्रतिक्रिया के अनुसार जांच की जाएगी। इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होने की संभावना है। आप सभी की नज़र जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। It will go under the law. We already talked about that we will establish the rule of law in West Bengal. So let's see what kind of findings come out through the inquiry, and thereafter law will take its own action. The IPS officers suspended over the Quite obvious. People were angry and they have violated the rules and regulation of the police rule book. So this was quite inevitable.
to get suspended from their job, and inquiry will be done as per the departmental procedure, and on the basis of the findings, later on the step will be taken. What about the Tribunal's fact-finding committee over the... They can do whatever they want to do. They are the opposition. They have their own space to submit their course of action, and we will give enough space, enough democratic space to all the party to maintain their program. उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज होती जा रही है। लखनऊ में शहाबुद्दीन राजवी बरेली ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन राजवी बरेलवी ने कहा है कि 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद अहम है और मुस्लिम समुदाय को मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1990 से लेकर आज तक मुस्लिम समुदाय लगातार समाजवादी पार्टी का समर्थन करता आ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी का नजरिया बदल गया है। मुलायम सिंह मुस्लिम समुदाय के हमदर्द थे, लेकिन अखिलेश यादव नहीं है। मौलाना राजवी ने आगे कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा शाही मस्जिद जैसे मुद्दों पर अखिलेश यादव की चुप्पी सवाल खड़े करती है। उन्होंने समुदाय से समाजवादी पार्टी के अलावा दूसरे राजनीतिक विकल्पों पर विचार करने की अपील की है। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है और खासकर मुस्लिम वोट बैंक और 2027 के चुनावी समीकरण को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव बहुत अहमियत रखते हैं। ऐसे हालात में जब पूरे मुल्क में सियासी मंजरनामा बिल्कुल एकदम बदल गया है और ख़ास तौर पर मुस्लिम सियासत का मंजरनामा एकदम बिल्कुल पलट चुका है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का 2027 का जो चुनाव है वो बड़ा अहम हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मैंने अपनी कौम से ये अपील की है कि मुस्लिम कौम 1990 से लेकर के आज तक समाजवादी पार्टी को वोट और सपोर्ट देती रही। अखिलेश यादव ने जब से समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है, उस वक्त से समाजवादी पार्टी का चेहरा, मोहरा, नजरिया सब बदल चुका है। उससे पहले मुलायम सिंह होते थे तो मुलायम सिंह तक गनीमत था। मुलायम सिंह जरूर मुसलमानों के हमदर्द थे, मगर अखिलेश यादव मुसलमानों के हमदर्द बिख्वाह नहीं है। अब कब तक मुसलमान अपने कंधे पर समाजवादी पार्टी का जनाजा लेकर के घूमता रहेगा? इसलिए मैंने अपनी कौम से अपील की है कि हमारे उलमा, दानिश्वर, मुफक्किर, डॉक्टर, प्रोफेसर लोग बैठें, गौर फिक्र करें, विचार विमर्श करने के बाद समाजवादी पार्टी के अलावा किसी और विकल्प को तलाश करें। कौन सा विकल्प मजबूत हो सकता है, उस विकल्प पर एनालिसिस करें, गौर फिक्र करें, फिर आने वाले चुनाव में मजबूती के साथ, दमखम के साथ उस विकल्प को मजबूती प्रदान दें, वोट दे करके, और उसको ताकतवर करें। अब समाजवादी पार्टी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, चूंकि अखिलेश यादव हमेशा मुस्लिम मसाइल पर बोलने से बचते रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद काशी पर उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, मथुरा के शाही मस्जिद पर कभी उन्होंने कुछ नहीं बोला। इसके अलावा बहुत सारे मुस्लिम मसाइल हैं, उस पर वो मुंह चुराते रहे, खामोश तमाशाई बने रहे। इसलिए अब मैं मुसलमानों से कहूंगा कि मुसलमानों को अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, कोई विकल्प तलाश करें। सर, लेकिन किस दिल्ली में शिकोहापुर जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को राउच एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है और जमानत मिलने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने केंद्र सरकार और ईडी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें देश की न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, लेकिन ईडी सरकार के इशारों पर
काम कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि मुझे इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि ईडी को सरकार चला रही है और ईडी सरकार के इशारों पर ही काम करती रहेगी। मैं हमेशा यही रहूँगा और सभी सवालों के जवाब दूंगा। मैं निडर हूँ और मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है और विपक्ष जहां इससे राजनीतिक कार्रवाई बता रहा है, वही बसपा का कहना है कि जांच एजेंसियां कानून के तहत अपना काम कर रही है। अब इस हाई प्रोफाइल मामले में आगे की कानूनी प्रतिक्रिया पर सबकी नज़र बनी हुई है। System of the country. I know the ED is being managed by the government, and the ED will keep on going on the instructions of the government. That's it. So it's not fair from the ED side, and but I believe in the judicial system of the country, and yeah, I'm here. I have nothing to hide, so I'm always going to be here and answer all the questions if required, and whenever the formalities are, I'll complete them. So it's all good. Sir, do you think that political vendetta? Everybody knows it. If we are winning elections, if we are doing good, and the people still want, I mean, they follow my family, by default, I'm going to have to deal with this. All right. So it's okay. झेलने की क्षमता है, वो सबसे बड़ी चीज है, और निडर हूँ, कुछ छुपाना नहीं है, बस ईडी को झेलना है, क्योंकि वो तो सरकार के इशारों पे चलती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। कोलकाता में बसपा सांसद राहुल सिन्हा ने अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसी को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल सिन्हा ने कहा है कि चुनाव से पहले, चुनाव के बाद अभिषेक बनर्जी ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, इसके लिए उन पर एफआईआर दर्ज हुई है और उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर बसपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। वही इस मामले में आगे की जांच और कानूनी प्रतिक्रिया पर सबकी नज़र बनी हुई है। देखिए, चुनाव का पहले और चुनाव का बाद जिस भाषा अभिषेक बनर्जी प्रयोग किया, देश का स्वराष्ट्र मंत्री के खिलाफ जैसा भाषा का प्रयोग किया, ऐसा कुभाषा का प्रयोग के लिए उनका ऊपर एफआईआर हुआ। उसका कानूनन कार्रवाई होना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, देश का स्वराष्ट्र मंत्री, हम सबका पूजनीय नेता अमित शाह जी, उनको कैसे कैसे गंदा बात उन्होंने किया। अरे, हार जाने का पीड़ा है, हार जाने का शोक हो सकता है, विलाप कर सकते हैं, घर पे बैठ के विलाप करिए। ज्यादा होशियारी दिखाने के लिए खुलेआम ऐसा करना जनतंत्र के लिए सबसे बड़ा महापाप है। ऐसा पाप जो करेगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। इंदौर बेंच द्वारा बोधशाला मंदिर कमल मौला मस्जिद परिसर विवाद मामले में दिए गए फैसलों पर अब प्रतिक्रियाओं का दौर तेज होता गया है। दिल्ली में महमूद मदनी ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यहां फैसला लंबे समय की कानूनी प्रतिक्रिया और मेहनत के बाद आया है, लेकिन इससे लेकर विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की टिप्पणी की जाएगी। जमियात उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि यह फैसला 1.5 से लगभग 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद आया है। यह फैसला पूजा स्थल अधिनियम के मौजूद होने के बावजूद सुनाया गया है। इससे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद ही हम आगे की टिप्पणी करेंगे। वैकल्पिक जगह जैसी कोई अवधारणा नहीं है। यह केवल मस्जिद से जुड़ा मामला नहीं है, यह संविधान से जुड़ा मामला है। बोधशाला कमल मौला मस्जिद विवाद को लेकर पहले से भी राजनीतिक और धार्मिक बहस जारी है। अब अदालत के फैसले के बाद इस मुद्दे पर कानूनी और राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। देखिए, ये जो रिपोर्ट आई है, ये कुछ
1.5 साल पौने 2 साल की मेहनत के बाद ये रिपोर्ट लाई गई है, जिसमें इस बात पर फोकस किया गया है कि वो जजमेंट क्या था और उसके बाद अब ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद जो मामला चल रहा है तो उसके ऊपर ये रिपोर्ट आई है और ये आज उसके ऊपर डिस्कशन था। जमीयतुल माहिंद और सामला ने मिल करके इसको किया था, तो बस यही कहना है इसको। अब वो तो अभी आ जाने दीजिए, वो उसका पढ़ेंगे उसके बाद। लेकिन नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया है। हाँ, वो आ जाने दीजिए, आ जाने दीजिए। बाबरी मस्जिद की तरफ फैसले दिए जा रहे, जो फैसले बाबरी मस्जिद, वो तो यहाँ सब आपने सुना है, सब लोगों ने अलग अलग अपनी ओपिनियन दी है। तो हाईकोर्ट ने कहा है कि वैकल्पिक जगह मुस्लिम पक्ष का दावा। अब वैकल्पिक जगह का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जी। तो क्या सर उसी को लेना चाहेंगे? आप चाहेंगे आप लोग क्या सुप्रीम कोर्ट अगर मिलेगा तो वही होगा। सर नाराजगी जताएंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। ये तो यही लोग फैसला करेंगे, जाना है नहीं जाना। सर मामला लेकिन काफी सेंसिटिव है, लोगों के जज्बातों से जुड़ा हुआ। किस तरह से देख रहे हैं? इस तरह के फैसले लिए गए हैं। जी हाँ, तो अब उस सब फैसले से तो कैसे इत्तेफाक हो सकता है? उससे तो इख्तलाफ ही है। सर आपके मंच से कहा गया है कि मस्जिदों के लिए लड़ना बंद कर देना चाहिए, इस पर नहीं, वो अपनी अपनी ओपिनियन है, पर इंडिविजुअल पर्सनल ओपिनियन है। देखिएगा जरा, पीछे शीशा है, चोट नहीं लगे, शीशा है पीछे। जी, क्या आप लोग अब लड़ेंगे फिर मस्जिदों के लिए या फिर अब देखेंगे जैसा होगा। नहीं, ऐसा कैसे होगा, छोड़ा कैसे जाएगा? ये मस्जिद का मामला नहीं है सिर्फ, ये मुल्क का दस्तूर का मामला है, तो लड़ेंगे आप सुप्रीम कोर्ट? कानून का मामला है भाई। सर और भी जगह है ज्ञानवापी भी है, उसको लेकर भी आप लोग आगे जाएंगे? अभी केस वो लोग लड़ रहे हैं, ज्ञानवापी वाले लड़ रहे हैं। देश में मौजूदा हालत और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और सहारनपुर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि देश इस समय गंभीर संकट का सामना कर रहा है और इस समय में केंद्र सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों के साथ चर्चा करनी चाहिए। इमरान मसूद ने कहा है कि आज देश गंभीर संकट का सामना कर रहा है और प्रधानमंत्री जो अपील लगातार कर रहे हैं उनके परिप्रेक्ष्य में सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा करनी चाहिए। जो कमियां रही है उन्हें हमें दूर करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस संसद के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है और विपक्ष लगातार सरकार से राष्ट्रीय मुद्दे पर व्यापक संवाद और सभी दलों को साथ लेकर चलने की मांग कर रहा है। देखिए, इस वक्त एक गंभीर संकट का सामना देश कर रहा है। प्रधानमंत्री जी को जो अपीलें लगातार कर रहे हैं उनके परिप्रेक्ष्य में सर्वदलीय बैठक बुला करके सबके साथ चर्चा करनी चाहिए। जहां गलतियां हुई हैं, कमियां हुई हैं, हमें उन कमियों की दूर करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री खुद फैक्ट चेक कर रहे हैं। एक चैनल पर एक रिपोर्ट चली, उस रिपोर्ट में कहा गया कि जो विदेश यात्राएं होंगी उन पर टैक्स लगेगा। उन्होंने फैक्ट चेक खुद किया, अपने ट्विटर हैंडल से वो पोस्ट किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और ये सिर्फ भ्रामक चीजें की गई। पता नहीं, अब ये देखिए, ये मुझे ड्रामेबाजी समझ में नहीं आती। प्रधानमंत्री को फैक्ट चेक करने की जरूरत है क्या? चीजें एक्शन लीजिए ना, अगर किसी ने गलत किया एक्शन लीजिए। क्या कहेंगे कि उन्होंने एक अपील की, उसके बाद देश में पूरी तरह से सब लोग जो है, कोई रिक्शा में, कोई बस में, कोई कौन जगह, क्यों तमाशा कर रहे हैं? क्यों तमाशा कर रहे हैं? ये इस तमाशे की आवश्यकता नहीं है कि आप बस में चल करके तेल बचा लेंगे। इससे तेल नहीं बचेगा। जब आप आत्मनिर्भर होने की बात करते थे तो आत्मनिर्भरता 12 साल के अंदर आपने कहां दिखाई? आपकी कूटनीतिक भूल का खामियाजा देश भुगत रहा है। अगर हम लोग अपने दोस्त के साथ खड़े रहते तो हम कम से कम ना भुगतते। जिस देश ने हमारा यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान के मुकाबले साथ दिया हो, हमने बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दिया। उसके सुप्रीम लीडर के मौत के ऊपर 2 लफ्ज नहीं हमारी तरफ से गए। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के मुद्दे पर पूर्व यूजीसी प्रमुख एम जगदीश कुमार ने छात्रों के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में एम
जगदीश कुमार ने कहा है कि जब किसी राष्ट्रीय परीक्षा को लेकर पेपर लीक की वजह से रद्द किया जाता है तो छात्रों के लिए बेहद तनावपूर्ण स्थिति होती है और ऐसे समय में सभी छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले यहां घोषणा की गई थी कि परीक्षा रद्द कर दी गई है और आज एनटीए ने बताया कि 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। छात्रों ने मन में जो अनिश्चितता बनी हुई थी अब वहां दूर हो गई है। उन्होंने आगे कहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और शिक्षा मंत्रालय की ओर से परीक्षा अवधि बढ़ाने की फैसला भी लिया गया है, जिसके तहत छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। साथ ही छात्रों की जमा फीस वापस की जाएगी और दोबारा परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। एम जगदीश कुमार ने कहा है कि इससे छात्रों का किसी तरह का आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और उन्हें राहत मिलेगी। देखिए, जब भी एक बड़ा नेशनल लेवल एग्ज़ाम कैंसिल होता है पेपर लीकेज कारण से, ये एक हमारा स्टूडेंट्स को बहुत डिस्ट्रेसफुल है और डिसअपॉइंटिंग भी है। इसलिए हम सभी लोग हमारा स्टूडेंट्स के साथ रहना है और इनको फुल्ली सपोर्ट देना है। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ दिन के पहले एग्ज़ाम को कैंसिल किया और आज एनटीए ने अनाउंस किया कि 21 जून को रीटेस्ट करेंगे। तो जो अनसर्टेनिटी है स्टूडेंट्स का माइंड में वो निकल गया। अब स्टूडेंट्स ने ये आगे जून 1 को जो एग्ज़ाम होगा इसके ऊपर ध्यान रख के प्रिपेयर कर सकते हैं। और दूसरा, एनटीए और ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ये भी कहा कि एग्ज़ाम ड्यूरेशन को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देंगे, इसलिए कि जो ओएमआर में इनका डिटेल्स फिलअप करना है इसके लिए टाइम मिलेगा। और दूसरा, एनटीए ये भी कहा कि जो फीस पेमेंट किया वो रिटर्न कर देंगे और आगे जून 21 को जो रीटेस्ट होगा इसको एप्लीकेशन फी पेमेंट करने का ज़रूरत भी नहीं है। इससे स्टूडेंट्स को जो फाइनेंशियल बर्डन होगा ये अब नहीं होगा। और दूसरा, आप देखिए कि ऑनरेबल मिनिस्टर ने और एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया कि अगले साल से नीट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कंडक्ट करने के लिए निर्णय लिया। ये बहुत अच्छी निर्णय है, इसलिए कि एनटीए पिछले बहुत सालों से जो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स है जैसा जेईई मेंस हो, इसमें 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और सीयूईटी में 13-14 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। और आपको पता है सीयूईटी पीजी में भी 6-8 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इस सभी एग्ज़ाम्स को एनटीए ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करते हैं और जब भी आप कंप्यूटर मोड में करते हैं ये एग्जामिनेशन बहुत सिक्योर होता है, इसलिए कि इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पेपर्स को प्रिंट करने का ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हम भी भारत के साथ।